हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे और गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रेशर का इफेक्ट स्टडी कर रहे थे, हेनरीज लॉ को पढ़ रहे थे। तो हेनरीज लॉ से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी स्क्रीन पे कुछ दो न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, बट उन न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार हेनरीज लॉ रिवाइंड करा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, तो इस लिक्विड के सरफेस पे गैस की अमाउंट कितनी ज्यादा है, गैस का प्रेशर कितना ज्यादा है, वही डिसाइड करता है यहां अंदर गैस कितनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा यहां सरफेस पे गैस का प्रेशर होगा, उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब्ड होगी, डिसॉल्व होगी। मास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। कुछ ऐसा करके मैंने एक इक्वेशन बताया था, जिसमें बोला था आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू केपी, जिसमें के कांस्टेंट था, हेनरीज कांस्टेंट बोल सकता हूं इसको मैं। या मैं यूं भी कह सकता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू KHP, जहां पे के आपका अगेन हेनरीज कांस्टेंट था। और मैं यूं भी लिख देता हूं कि प्रेशर ऑफ द गैस that is directly proportional to mole fraction of the gas inside the liquid। यहां फर्दर आगे लिखूंगा pressure of the gas that is equal to KH into mole fraction of gas। यहां फोकस कराया था आपको इस बात पे कि हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। ये पहली बात आप याद रखिएगा, आप इन दोनों को यूज मत कीजिए। आप यूज तब कीजिए जब आपको हेनरीज कांस्टेंट कहीं इक्वेशन में कैंसिल होता नजर आए या उसकी वैल्यू हमारे लिए वेटेज ना रखती हो, तब आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हेनरीज कांस्टेंट प्रेडिक्ट करना है या गिवन है, यूज करना है, तो आप इसी पर्टिकुलर इक्वेशन पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इस इक्वेशन में जो हेनरीज कांस्टेंट है और यहां जो हेनरीज कांस्टेंट है, वो कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे यहां और यहां का आप रिलेशन देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कन्वेंशनली हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। इस इक्वेशन का एक और रूप मैं यहां पे दिखाऊं आपको, तो मैं यहां ऐसे दिखा सकता हूं, प्रेशर ऑफ द गैस बाई अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड दैट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH। KH टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, जस्ट बिकॉज सोल्यूबिलिटी घटती है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगी, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू घटेगी, तो रिजल्टिंग KH वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू बढ़ जाता है। आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, कि प्रेशर की यूनिट और हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों यूनिट्स के ऊपर स्पेशल फोकस दीजिएगा, ये सेम हो तभी आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, ये वही पुरानी कहानी है जो फर्स्ट लेक्चर के दौरान और सेकंड लेक्चर के दौरान हमने पढ़ी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर आप उसे डिसॉल्व करने वाले हैं। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो था, वही एज इट इज हमें यूज करना है। तो हम लोग बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल एक छोटा सा पॉइंट और यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, हेनरीज लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या लिमिटेशंस है। तो पहले तो आप लिमिटेशन समझिए कि लिमिटेशंस क्या है। हेनरीज लॉ उन पर्टिकुलर गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो लिक्विड के अंदर जाके एसोसिएट डिसोसिएट हो जाते हो। जैसे अमोनिया है, मान लीजिए आप वाटर के सरफेस पे हेनरीज लॉ उसका अप्लाई करना चाहें, तो वो वाटर के साथ रिएक्शंस कर जाता है, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशंस होंगी, जो आपकी रिजल्ट्स होंगे, वो कुछ फ्लक्चुएट कर रहे होंगे रियलिटी से। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहां पे गैस उस लिक्विड से रिएक्ट कर सकती है, एसोसिएट डिसोसिएट हो सकती है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये स्टोरी सारा का सारा। देन इसके अलावा अगर लो प्रेशर्स हैं और हाई टेम्परेचर है, तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। अगर रिवर्स सिचुएशन होती है तो भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सिग्निफिकेंस की जहां तक मैं बात करूं कि कहां कहां पे अपना रोल प्ले करता है, तो कुछ कॉमन स्टोरीज हैं। लाइक हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, पहाड़ों में सफर कर रहे हैं, तो वहां जाते हुए हमें जनरली सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन स्टारवेशन हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन स्टारवेशन के पीछे कहीं हेनरीज लॉ ही एप्लीकेबल होता है। हेनरीज लॉ कहता है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। हम ऊपर चले गए बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, वहां प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन ब्लड में कम होगा, रिजल्टिंग बॉडी ऑक्सीजन स्टारवेशन फेस करेगी, थकान जल्दी फील होगी।
यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनकी जो सिलेंडर हैं उनके अंदर हम लोग ज्यादातर हीलियम का डाइल्यूशन करते हैं। क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो एयर है जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन का एक पर्टिकुलर परफेक्ट परसेंटेज है 80% के आसपास। अगर एक डीप सी डाइवर बहुत नीचे चला गया सी में तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर का डिजोल्यूशन ब्लड में बढ़ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी। और जब वो ऊपर आएगा सरफेस पे तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड में डिजोल्व है नाइट्रोजन की, वो जब बाहर निकलती है तो उस टाइम पे एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेंट। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उस एयर के सिलेंडर में जो सी डाइवर के कमर पे बांध के उसको नीचे भेजा जा रहा है उसमें 10, 12, 15% तक हीलियम मिला दी जाती है ताकि नाइट्रोजन की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाए और वो जब वो नीचे जाए बॉटम पे, सी लेवल के बॉटम पे जाए तो वहां पे उसको वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट नाइट्रोजन की उसके एक्सेप्टेंस से ज्यादा उसको मिलती है उससे वो बच जाए और फिर बेंट जैसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहां पे अराइज ना हो। ये दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी सारी चीजें हमने इसी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ गैस आर डिजोल्व्ड? अमाउंट पूछ रहे हैं आपसे मिलीमोल्स की फॉर्म में गैस की 1 लीटर वाटर के अंदर। प्रेशर बता रहे हैं नाइट्रोजन का, आप मान लीजिए इतना है, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो मैं सीधा उस इक्वेशन पे पहुंचता हूं, P of the gas that is equal to KH into mole fraction of gas. प्रेशर ऑफ द गैस मुझे दे रखा है 0.987 बार, दैट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मुझे दे रखा है 76.48 किलो बार। तो मैं यही इसको बार में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि मैंने बोला था आपको दोनों का यूनिट आपको सेम रखना है। इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर है आपका 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1000 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स 18 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास बनेगा 55.5। सी again here 0.987 by 76.48 into 10 raised to the power 3, ये सारा इधर ले आया हूं मैं। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस 55.5। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ये 55.5 के कंपैरिजन में बहुत ही थोड़ा होगा। तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। हालांकि ये मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं इसको इग्नोर करूं। अगर मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती मैथमेटिक्स सॉल्व करने में तो मैं शायद इसको इग्नोर ना करता, लेकिन अब मुझे एनजी निकालने में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने में बहुत दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने इस छोटी सी वैल्यू को, इस 55.5 के आगे ये वैल्यू मान लो आ रही है 0.1 या 0.01, तो वो इसमें एडिशन पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको जनरली इग्नोर कर देता हूं कि भाई स्मॉलर वैल्यू है, इसको इग्नोर कर दो प्लस या माइनस करते हुए। और अब यहां से मैथमेटिक्स में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल लीजिए, वो आपका आंसर होगा क्या? नहीं, आपसे मिलीमोल पूछे हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स आप क्या है x, इसके मिलीमोल्स बनाने हैं 10 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके बन जाएंगे मिलीमोल्स, और ये आपका आंसर होगा। मैथमेटिक्स पे आप काम करना, हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज गिवन। ये देखें, सोल्यूबिलिटी को मोलैरिटी की सेंस में दिया है उन्होंने 0.2 m। हेनरीज कांस्टेंट आपसे पूछ रहे हैं, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट फॉर H2S। आगे मैं थोड़ा जोड़ देता हूं, मिस हो गया, एट STP। सो पहले तो मैं 0.2 m का मतलब समझना चाहता हूं। तो 0.2 m का मतलब होता है 0.2 मोल ऑफ H2S इन 1000 ग्राम वाटर। ये मोलैरिटी याद कर लीजिए आप, 1 किलो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स की अमाउंट बताती है। तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम वाटर ले लिया मैंने, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 0.2 ले लिए, तो मतलब 0.2 मोल H2S इन 1000 ग्राम वाटर, ये 0.2 बताता है। हेनरीज कांस्टेंट के लिए मैं फिर इस इक्वेशन पे चला जाता हूं, तो हेनरीज कांस्टेंट मुझे निकालना है तो KH हो जाएगा P बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P प्रेशर कितना लूं? क्या कुछ कहीं मेंशन्ड है? यहां देखिए STP लिख रखा है, तो STP पे प्रेशर याद करें आप कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर।
तो मैं यहां पे P1 लिख देता हूं। 1 एटमॉस्फेयर पे ये बता रहे हैं तो 1 एटमॉस्फेयर, तो फिर P का वैल्यू 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 0.2, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा है, यानी कि 1/0.2 डिवाइडेड बाई 55.7। KH को यहां से रिपोर्ट कीजिए। बस ध्यान रखिए क्योंकि P एटमॉस्फेयर में लिया है तो KH की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में आएगी। अगर आप यहां पे प्रेशर 760 mm लिखते हैं कोई इश्यू नहीं है, फिर आप KH की वैल्यू जो लिखें वो भी यहां पे mmHg में ही रिपोर्ट करें। अगर आप 760 यहां पे यूज करते हैं तब, तो इस तरह से हमारे ये हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमने देखा है हमारे एग्जाम्स में, सॉल्यूशन के चैप्टर से पूछा जाता है, सॉल्यूशंस की कैटेगरीज। उसको जानने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक यहां आपको समझा रहा हूं जहां से क्वेश्चन निकल के आता है, और वो टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो पहले समझें आप कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि जब हम एक सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर के साथ क्या होता है, और इससे रिलेटेड आगे की कहानी। तो सी है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई लिक्विड है, तो ये लिक्विड क्या कर रहा है, यहां से इवेपोरेशन शो कर रहा होगा, इवेपोरेशन शो कर रहा होगा, यहां पे वेपर्स बन रहे होंगे, वापस कंडेंसेशन भी हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो रखा होगा। उस टाइम पे यहां प्रेजेंट वेपर्स इस सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, उस लिक्विड के वेपर्स जो सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। डेफिनेटली एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगा, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को बदल देते हैं तो यहां प्रेजेंट वेपर्स भी बदल जाएंगे, रिजल्टिंग उनका वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। ये वेपर प्रेशर मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, कि पार्टिकल में कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और तीसरा, मैं यहां पे आपको सरफेस से रिलेटेड भी बताऊंगा कि सरफेस से वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और जनरली बच्चे गलती कर रहे होते हैं इस चीज पे, तो मैं उसको भी यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप चलिए टेम्परेचर पे देखते हैं कि टेम्परेचर से क्या होगा। तो देखिए, यहां पे मैंने कोई भी एक लिक्विड लिया जब स्टार्टिंग पे, तो इन लिक्विड्स में सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस को लीव करके बाहर निकलते हैं, इवेपोरेशन शो करते हैं, वेपर्स बनाते हैं, और फिर वो वेपर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो मैं यहां बहुत सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा, तो जो यहां से इवेपोरेट नहीं हो पा रहे थे पिछले टेम्परेचर पे, वो अब इवेपोरेट हो सकते हैं। मतलब यहां इवेपोरेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, मतलब वेपर्स बढ़ जाएंगे, वेपर्स बढ़ेंगे मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को आप ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे पॉइंट पे बढ़िए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मान लीजिए यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहां पे सपोज कीजिए पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में बहुत ही वीक लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो ये मॉलिक्यूल यहां से सरफेस लीव करके इतना आसानी से नहीं निकल पाएंगे, मतलब इवेपोरेशन का एक्सटेंट कम होगा, वेपर्स कम बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। जबकि यहां पे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा नहीं है, उनको रेजिस्टेंस नहीं है, वो आसानी से सरफेस से छोड़ के जा सकते हैं, वेपर्स यहां ज्यादा होंगे, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इवेपोरेशन कम होगा, वेपर्स कम होंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वेपर्स ज्यादा होंगे, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा।
अब चलिए तीसरे पॉइंट पे, सरफेस बढ़ाने से क्या होगा। तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। यस, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, अगर मैंने एक कप में चाय डाली तो उसको ठंडा होने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, बट उसी चाय को मैं प्लेट में उड़ेल देता हूं तो वो विद इन इंस्टेंट ठंडी हो जाती है। जस्ट बिकॉज सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स ज्यादा बाहर निकल पाते हैं, इवेपोरेशन बढ़ता है, मतलब जो वेपर्स का काउंट है वो बढ़ता है। तो हमें लगता है कि वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बट वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता। एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप देख रहे हैं तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से चेंज नहीं होने वाला। क्यों? देखिए, जो प्रेशर है ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, मैं 10th लेवल की बात बता रहा हूं कि जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आपने यहां पे सरफेस बढ़ा दिया, आपने यहां पे सरफेस बढ़ा दिया और आपने कहा कि जी सरफेस बढ़ा दिया है, सरफेस बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये शॉर्ट बात है, इवेपोरेशन बढ़ेगा। बट क्या फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा? नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं बढ़ेगा। वेपर्स बढ़े हैं यहां सरफेस पे, वेपर्स बढ़े हैं तो ओवरऑल फोर्स भी वो ज्यादा लगा रहे होंगे, लेकिन जिस एरिया पे वो फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया भी तो बढ़ गया। अगर आपने सरफेस को डबल किया, वेपर्स डबल जगह से निकलने लगे, वेपर्स का नंबर डबल हो गया, फोर्स जो वो सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो डबल हो गया, साथ साथ एरिया भी तो डबल हो गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप देखेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि अगर आप किसी लिक्विड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया ऑब्जर्व करके यहां प्रेशर नोट कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर आप उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दें, सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो उसके सरफेस एरिया के बढ़ाने से वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वेपर्स बढ़ेंगे, इवेपोरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, बट फोर्स पर यूनिट एरिया आप देखेंगे तो वो वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर मैं लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट डालूं? मेरे पास कोई एक लिक्विड है, मैं बड़ा आसान सा लिक्विड लेके चलना चाहता हूं, वाटर ले लेता हूं। ये मैंने वाटर ले लिया, प्योर वाटर लिया हुआ है मैंने। इस प्योर वाटर का यहां अभी मैं वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेट मी राइट इट P0A। एक और कन्वेंशन याद रखिएगा, A या 1 मैं सोलवेंट के लिए यूज करता हूं और B या 2 वो मैं सोल्यूट के लिए। मेरा अपना नहीं है, कन्वेंशनल है, पूरी बुक्स में आपको यही दिखेगा, कहीं सोचे कि सर ने अपनी तरफ से तैयार किया है, नहीं। A या 1 वो सोलवेंट के लिए है, 2 या B वो सोल्यूट के लिए है। तो ये मैंने वाटर ले रखा है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है P0A, सही है। क्या होगा जब मैं इसके अंदर सोल्यूट डालूंगा? तो मेरे पास दो तरह के सोल्यूट हो सकते हैं। एक मेरे पास हो सकता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और एक मेरे पास हो सकता है वोलेटाइल सोल्यूट। तो पहली सिचुएशन लेता हूं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालता हूं। नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़ता ना हो। जैसे मैं इथाइल अल्कोहल लेता हूं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, मैं इथर लेता हूं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, मैं चीनी लेता हूं तो हाँ वो इवेपोरेट नहीं होती, मैं नमक लेता हूं तो वो इवेपोरेट नहीं होती। तो जो इवेपोरेट नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे आसानी से, उसको मैं बोलता हूं नॉन वोलेटाइल, और जो इजीली उड़ जाता है उसको बोलता हूं वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में डाल रहा हूं। जैसे मान लो मैं चीनी डाल रहा हूं इसके अंदर, तो अब इसका प्रेशर क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा? लेट मी सी मैंने चीनी डाली इसके अंदर, और क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब शुगर और वाटर की अमाउंट पूरे जोन में सिमेट्रिक होगी, एक जैसी होगी, एक फेज होगा। यानी कि सरफेस जो अकेला सॉल्वेंट ने घेर रखा था पहले, वो अब खाली सॉल्वेंट के पास नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर के पार्टिकल्स का कब्जा हो चुका है। मतलब सरफेस अवेलेबल फॉर द सॉल्वेंट्स वो अब डिक्रीज हो चुका है। जब सरफेस अवेलेबल फॉर द सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सटेंट ऑफ इवेपोरेशन अगर डिक्रीज होगा तो यहां पे वेपर्स डिक्रीज हो जाएंगे, वेपर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो फोर्स अप्लाइंग डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स अप्लाइंग डिक्रीज हो जाएगा तो आप देखिए एरिया थोड़ी घटा है, एरिया तो वही है, शुगर के पार्टिकल्स पे भी उन वेपर्स को प्रेशर लगाना है। तो मतलब जब फोर्स डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया था, एरिया आपने चेंज किया नहीं, फोर्स बाई चांस चेंज हो गया क्योंकि वेपर्स कम हो गए, रिजल्टिंग प्रेशर भी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर पहले प्रेशर P0A था तो अब जो प्रेशर बना है, लेट मी राइट इट PA।
पीए वाटर के वेपर्स का ही प्रेशर है जब आपने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया। मतलब जो पीए है वो एक्चुअली प्रेशर, या मैं बोलूं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा इन सॉल्यूशन, जब आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया। जबकि पी0 जो था वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था जब आपने उसे सोल्यूट नहीं दिया था, इन प्योर फॉर्म, इन सॉल्वेंट फॉर्म। ये दोनों कन्वेंशनल साइंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दूसरी सीन को देखिए। अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा तब क्या होगा? लेट मी से मैंने पानी के अंदर इथाइल अल्कोहल डाला तो क्या होगा? सी हियर। अब जब मैं इथाइल अल्कोहल डाल रहा हूं यहां पे, ये शुगर को भी हटाता हूं यहां पे, अब की बार मैं इथाइल अल्कोहल डाल रहा हूं तो इथाइल अल्कोहल भी सरफेस पे कब्जा करेगा जैसे शुगर ने किया था। मतलब सम पार्ट ऑफ द सरफेस विल बी एक्वायर्ड बाय वाटर एंड सम पार्ट ऑफ द सरफेस विल बी एक्वायर्ड बाय इथाइल अल्कोहल्स। मैं हालांकि ऐसा दिखा रहा हूं कि एक तरफ इथाइल अल्कोहल एक तरफ वाटर, ऐसा कुछ होगा नहीं, होमोजीनियसली बटा हुआ होगा। तो जो प्रोपोर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग सरफेस पे कुछ जगहों पे इथाइल अल्कोहल के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे और कुछ जगहों पे वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे और ऑब्वियसली दोनों इवेपोरेशन कर रहे होंगे। तो यहां पे जो वेपर्स होंगे आपके पास वो अब दो के वेपर्स होंगे, एक वाटर के वेपर्स होंगे और एक इथाइल अल्कोहल्स के वेपर होंगे। और दोनों तरह के वेपर्स यहां इन पूरे सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। उन दोनों तरह के प्रेशर्स का टोटल सम अप कीजिए, वो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। लेट मी से मेरा सॉल्वेंट था वाटर, उसका वेपर प्रेशर था P0 और मेरा सोल्यूट था इथाइल अल्कोहल और उसका वेपर प्रेशर था P0B। कब? जब दोनों अलग अलग पड़े थे, जब दोनों प्योर फॉर्म में अलग अलग बोतल के अंदर रखे हुए थे, उस टाइम पे ये उनके वेपर प्रेशर्स थे। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो यहां जो प्रेशर है वाटर का वो है पीए, वो P0A नहीं है, वो पीए है और P0A से कम है, पक्का कम है, 100% कम है क्योंकि सरफेस घट गया है। जो ये है वो था प्योर फॉर्म में इथाइल अल्कोहल का प्रेशर जब वो अकेला पड़ा था। जब आपने मिला दिया तो उसका प्रेशर है PB और ये भी P0B से डेफिनेटली कम है। अब PA प्लस PB वो होगा आपका टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। और PA क्या है? प्लीज सी, P0A नहीं है, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB क्या है? प्योर फॉर्म में B का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई कितना मोल फ्रैक्शन आपने यहां पे उस सॉल्यूट का डाला हुआ है, ये होगा आपका टोटल वेपर प्रेशर। कब? जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट डालें। अगर आप नॉन वोलेटाइल डालें तो फिर भाई बी का तो कुछ है ही नहीं, बी तो कुछ था ही नहीं, P0B तो सॉलिड था, नॉन वोलेटाइल था, उसने तो वेपर बनाने ही नहीं थे। तो आपका जो टोटल प्रेशर था वो था PT, दैट इज इक्वल टू PA, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता था P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये हमारे पास बनता था टोटल वेपर प्रेशर जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहां पे ऐड करते। और अगर मेरी ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट निकल रही है किसी भी सॉल्यूशन के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक टर्म समझेंगे रोल्स लॉ क्या है। तो अभी ब्रॉडली मैं बता रहा हूं कि कोई भी सॉल्यूशन बनाते हुए अगर दो लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हैं और वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इसको ओबे करते हैं, तो दैट मीन्स वो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रोल्स लॉ यही होता है कि दो कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स के, दो कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर्स जो पार्शियल्स हैं उनका सम ही टोटल वेपर प्रेशर होता है एट ईच एंड एवरी कंडीशन, एट ईच एंड एवरी कॉम्पोजिशन। वो रोल्स लॉ रहता है और उसको फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को ही हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल क्यों नहीं बनते, नॉन आइडियल बनते हैं तो किस वजह से वो नॉन आइडियल हैं, कैसे आइडियल पाथ से वो डेविएट होते हैं, कितनी तरह का डेविएशन होता है। इस तरह की बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है क्लास 12th के पेपर में, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तब तक आप इन टॉपिक्स को, स्पेशली हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स को और ये जो वेपर प्रेशर की कहानी मैंने सुनाई है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रखें अपने दिमाग में, ताकि आने वाले टॉपिक्स पे हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस सारे सिस्टम को समझ पाएं। गुड बाय।